नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी जीके और कंप्यूटर का प्रैक्टिस नंबर 29 करने वाले हैं। हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके वो 35 प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों में पीवाईक्यूज को भी शामिल किया जाता है ताकि आपकी तैयारी के साथ में आपका पीवाईक्यूज का रिवीजन भी होता रहे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बोरियत से दूर रहिए और निरंतर रिवीजन करते रहिए, यही माध्यम है अपनी सफलता तक पहुंचने का। और अगर आप भी दृढ़ संकल्पित हैं तो लगातार परिश्रम करते रहिए। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी आपको पीडीएफ्स के साथ में क्विक रिवीजन थ्योरी नोट्स पीडीएफ, वन लाइनर पीडीएफ और लगातार हम आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाती है और एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो ये यूपी जीके और कंप्यूटर का प्रैक्टिस नंबर 29 है और पहला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड के इतिहास में 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा स्थापित उस पहले प्रायोगिक कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम था जिसे आधुनिक इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है? तो उसका नाम था अर्पानेट। आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क से हुई थी। इसे 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य अनुसंधान केंद्रों और विश्वविद्यालयों के बीच सुरक्षित संचार और डेटा साझा करने के लिए एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जो परमाणु हमले की स्थिति में भी काम कर सके। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली में उस विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो हार्डवेयर उपकरणों जैसे रोम के निर्माण के समय ही स्थायी रूप से उनमें लिख दिया जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बायोस है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। यह एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे किसी हार्डवेयर डिवाइस की रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी में स्थायी रूप से प्रोग्राम कर दिया जाता है ताकि यह हार्डवेयर काम कर सके। मदरबोर्ड का बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर का सबसे क्लासिक उदाहरण है, जो कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर की जांच करता है। अगला प्रश्न है आपका कि इनपुट उपकरणों और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड पारंपरिक बारकोड से किस प्रकार तकनीकी रूप से भिन्न होते हैं? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है। बारकोड एक आयामी यानी कि वन डायरेक्शनल होते हैं, 1D होते हैं, जबकि क्यूआर कोड दो आयामी यानी कि 2D मैट्रिक्स होता है, जो बहुत अधिक डेटा स्टोर कर सकता है, लिंक को स्टोर कर सकता है। बारकोड ऊर्ध्वाधर रेखाओं की एक श्रृंखला है जिसे एक आयामी माना जाता है। ये केवल 20 से 25 अक्षरों का डेटा स्टोर कर सकता है। क्यूआर कोड काला और सफेद वर्गों का एक द्विआयामी 2D मैट्रिक्स है जिसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में पढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि क्यूआर कोड में बारकोड की तुलना में 300 गुना अधिक डेटा जैसे वेबसाइट यूआरएल पेमेंट लिंक स्टोर किया जा सकता है और इसे किसी भी कोण 360 डिग्री से स्मार्टफोन द्वारा स्कैन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसिंग सिस्टम में इंटरनेट उपकरणों की बढ़ती संख्या के कारण पुराने IPv4 को नए IPv6 से बदला जा रहा है। IPv6 एड्रेस की तकनीकी लंबाई कितने बिट्स की होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 128 बिट्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 पतों की लंबाई 32 बिट की होती है, जो लगभग 4.3 बिलियन अद्वितीय पते उत्पन्न कर सकता है। जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ, IPv4 पते खत्म होने लगे, इसलिए IPv6 का विकास किया गया। IPv6 पतों की लंबाई 128 बिट्स होती है, जो हेक्साडेसिमल प्रारूप में लिखे जाते हैं। यह असीमित संख्या में उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि IT गैजेट्स के अनुप्रयोग के संदर्भ में आधुनिक स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स में
आपके द्वारा चले गए कदमों की गिनती और शारीरिक गति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस माइक्रो सेंसर का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है जिसका उपयोग स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन में गति और दिशा परिवर्तन के मापन के लिए किया जाता है। जब आप चलते या दौड़ते हैं तो यह सेंसर आपके शरीर से के झटके और हिलने डुलने को रिकॉर्ड करता है और उसी के आधार पर आपके कदमों की गिनती करता है। जायरोस्कोप डिवाइस के घूमने या रोटेशन को मापता है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर फोन कॉल के दौरान स्क्रीन को बंद करने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल संचालन और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में यदि आप कई उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप और ऑफिस कंप्यूटर पर एक ही ईमेल खाते का उपयोग करते हैं तो ईमेल सर्वर से संदेशों को पढ़ने प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सबसे उपयुक्त है जो सर्वर पर ईमेल की एक प्रति सुरक्षित रखता है और सभी उपकरणों को सिंक करता है? इसका सही उत्तर है आपका IMAP। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एक ईमेल रिट्रीवल प्राप्त करने वाला प्रोटोकॉल है। ये ईमेल को सर्वर पर ही रहने देता है जिससे आप कई डिवाइस से एक ही इनबॉक्स को एक्सेस और सिंक कर सकते हैं। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 भी ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वर से ईमेल को आपके एक डिवाइस में डाउनलोड कर देता है और फिर सर्वर से डिलीट कर देता है। मल्टी डिवाइस के लिए अच्छा नहीं है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक स्मार्टफोन और टैबलेट के संचालन में उनके डिस्प्ले में उपयोग की जाने वाली कैपेसिटिव टच स्क्रीन तकनीकी मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। ये मानव शरीर की विद्युत चालकता पर काम करती है। आधुनिक मोबाइल में कैपेसिटिव टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है। जब हमारी उंगली स्क्रीन को छूती है तो स्क्रीन के उस हिस्से का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र विद्युत प्रवाह बदल जाता है और डिवाइस पहचान लेता है कि कहाँ छुआ गया है। यही कारण है कि कैपेसिटिव स्क्रीन प्लास्टिक के पेन, नाखूनों या सामान्य दस्ताने पहनने पर काम नहीं करती क्योंकि वे विद्युत के कुचालक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग के लेआउट फीचर्स में किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक बहुत बड़ा और सजावटी अक्षर बनाने के लिए जो कई लाइनों तक नीचे फैला होता है, जैसा कि अक्सर पत्रिकाओं या अखबारों के लेखों की शुरुआत में देखा जाता है, किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ड्रॉप कैप। MS वर्ड में ड्रॉप कैप एक शानदार फॉर्मेटिंग फीचर है जो इंसर्ट टैब में पाया जाता है। इसका उपयोग किसी अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ के पहले अक्षर को बहुत बड़ा बनाने के लिए किया जाता है जो पाठ की अगली 3 या अधिक पंक्तियों तक नीचे ड्रॉप गिरता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों का ध्यान आकर्षित करना और दस्तावेज जैसे पत्रिका का लेख को एक पेशेवर और कलात्मक रूप देना है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में फार्मूला बनाते समय यदि आप चाहते हैं कि उस फार्मूले को किसी अन्य सेल में कॉपी करते समय ऑटोफिल के दौरान एक विशिष्ट सेल का संदर्भ बिल्कुल ना बदले और फिक्स रहे तो आप किस प्रतीक का उपयोग करके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाएंगे? तो यहाँ पर डॉलर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से रिलेटिव रेफरेंस होता है जैसे A1। जब आप फार्मूले के नीचे खींचते हैं तो यह स्वचालित रूप से A2 A3 में बदल जाता है। यदि आप किसी सेल की स्थिति को लॉक या फिक्स करना चाहते हैं ताकि फार्मूला कॉपी करने पर वह ना बदले तो आपको डॉलर चिन्ह का उपयोग करके एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना होता है। उदाहरण के लिए $A $1 लिखने पर पंक्ति और कॉलम दोनों लॉक हो जाएंगे। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट F4 कुंजी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित उस बहुउद्देशीय सुपर ऐप का क्या नाम है जो नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप पर पैन कार्ड, EPFO, आधार, डिजी-लॉकर और गैस बुकिंग जैसी केंद्र और राज्य सरकारों की हजारों सेवाएं प्रदान करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उमंग। उमंग का पूर्ण रूप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। इसे 2017 में भारत सरकार के MEITY
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ई गवर्नेंस का एक मास्टर ऐप है जिसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों के अलग अलग ऐप डाउनलोड करने से बचाना है। इसमें ईपीएफओ, पीएफ चेक करना, आधार, पासपोर्ट सेवा जैसी सैकड़ों सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल वित्तीय उपकरणों के अनुप्रयोग में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में तत्काल 24x7 रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसने बैंकिंग परिदृश्य को बदल दिया है। इस क्रांतिकारी यूपीआई प्रणाली को भारत की किस सर्वोच्च संस्था द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में संचालित करने की शक्ति प्रदान करती है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इस प्रणाली को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतानों के संचालन के लिए एक छाता संगठन है जिसे आरबीआई और आईबीए द्वारा स्थापित किया गया है। एनपीसीआई ही रुपे कार्ड और फास्टैग का भी संचालन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण साइबर हमले को क्या कहा जाता है जिसमें हमलावर एक विश्वसनीय संस्था जैसे आपका बैंक, आयकर विभाग या नेटफ्लिक्स का रूप धारण करके फर्जी ईमेल या संदेश भेजते हैं ताकि उपयोगकर्ता का पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या ओटीपी चुराया जा सके। तो ये होता है आपका फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग साइबर हमला है। जिस तरह मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाया जाता है, उसी तरह इसमें हैकर्स भ्रामक ईमेल या लिंक भेजकर शिकार को फंसाते हैं। वेबसाइट असली जैसी दिखती है, लेकिन जब उपयोगकर्ता वहां अपना पासवर्ड या पिन डालता है तो वह सीधा हैकर के पास चला जाता है। रैंसमवेयर वह वायरस है जो कंप्यूटर को लॉक करके फिरौती मांगता है। अगला प्रश्न है आपका कि तकनीकी विकास और नवाचार के संदर्भ में भविष्य की प्रौद्योगिकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य तकनीकी अर्थ और उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इंटरनेट के माध्यम से भौतिक वस्तुओं और घरेलू उपकरणों जैसे स्मार्ट टीवी, फ्रिज, कार का एक नेटवर्क जो सेंसर की मदद से डेटा एकत्र और साझा कर सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का सरल अर्थ है कि दैनिक जीवन की निर्जीव वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर उन्हें स्मार्ट बनाना। इन वस्तुओं में सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी लगी होती है। उदाहरण के लिए आपका स्मार्ट एसी जो आपके घर पर पहुंचने से पहले ही इंटरनेट के माध्यम से आपकी लोकेशन जानकर कमरा ठंडा कर दे, या स्मार्ट फ्रिज जो दूध खत्म होने पर खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग नवाचारों के संदर्भ में उस अत्यधिक उन्नत और विवादास्पद एआई तकनीकों को क्या कहा जाता है जिसमें जीएएन का उपयोग होता है, जो वीडियो या ऑडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अत्यंत यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक तरीके से बदल देती है। तो उसे डीप फेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप फेक। डीप फेक डीप लर्निंग और फेक शब्दों से मिलकर बना है। यह सिंथेटिक मीडिया है जिसमें एआई एल्गोरिथम विशेष रूप से जीएएन यानी कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स का उपयोग करके फर्जी चित्र, वीडियो या ऑडियो बनाए जाते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है क्योंकि इसका उपयोग राजनेताओं या मशहूर हस्तियों के झूठे वीडियो बनाकर समाज में भ्रम फैलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों के संदर्भ में वर्ष 1991 में सीडैक पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका नाम था परम 8000। 1980 के दशक में अमेरिका द्वारा भारत के क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद भारत ने खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने का संकल्प लिया था। तो 1980 के दशक में भारत ने अमेरिका से क्रे सुपर कंप्यूटर मांगा, लेकिन अमेरिका ने देने से मना कर दिया। तो डॉक्टर विजय पी भटकर के नेतृत्व में पुणे स्थित सीडैक ने 1991 में परम 8000 विकसित किया, जो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। परम का अर्थ संस्कृत में सर्वोच्च होता है। भारत का पहला सामान्य कंप्यूटर टिफरैग था और भारत में निर्मित पहला पीसी सिद्धार्थ था।
तो कंप्यूटर का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे यूपी जीके की तरफ। और यूपी जीके का आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 9 अगस्त 1925 को हुई ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नायकों में से एक राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जिले की जेल में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, गोरखपुर। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाने वाली ट्रेन को लूट लिया था। यूपी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इस घटना में शामिल 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन सिंह को प्रयागराज नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की साहित्य विरासत के संदर्भ में वाराणसी में जन्मे किस महान साहित्यकार, नाटककार और छायावादी कवि ने कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में गिना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे और आधुनिक हिंदी रंगमंच नाटक के पिता माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो महाकाव्य है वो कामायनी है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और आंसू उनके अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से भारत का सबसे ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में इसका निर्माण किस ऐतिहासिक सैन्य विजय के स्मृति में करवाया था? तो वो गुजरात विजय थी। बुलंद दरवाजा आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, 54 मीटर ऊंचा है, जिसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मुगल सम्राट अकबर ने इसे 1573 में अपनी सफल गुजरात विजय की खुशी और जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति के संदर्भ में कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक का प्रसिद्ध लखनऊ घराना मुख्य रूप से किस नवाब के संरक्षण में अपने स्वर्ण युग तक पहुंचा था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह। कथक उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति कथा कहने वाले कलाकारों से हुई है। कथक का लखनऊ घराना अपनी नजाकत, भाव प्रदर्शन और ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये घराना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में फला फूला। वे स्वयं एक बेहतरीन नर्तक और कला प्रेमी थे। पंडित बिरजू महाराज इसी घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और त्योहारों के संबंध में ऐतिहासिक कुंभ मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 वर्ष के अंतराल पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। प्रयागराज के अलावा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश की वाराणसी, काशी में भी आयोजित किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है आपका। कथन एक सत्य है। प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ 12 वर्ष बाद और कुंभ 6 वर्ष बाद त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है। अर्धकुंभ को अब कुंभ कहा जाता है। 2017 में कुंभ मेले को इसकी सांस्कृतिक महत्ता के कारण यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। भारत में कुंभ मेला केवल 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज यूपी, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन एमपी और नासिक महाराष्ट्र। यह वाराणसी में नहीं लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की भाषाई विरासत और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में संशोधन करके किस वर्ष उर्दू को राज्य की द्वितीय आधिकारिक राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1989। कई बार यह प्रश्न आपको करवाया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम और मुख्य राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में है, जिसे 1951 के राजभाषा अधिनियम द्वारा अपनाया गया था। भाषाई अल्पसंख्यकों को सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक संशोधित कानून पारित किया, जिसके तहत वर्ष 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक झांसी का किला, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य वीरता का गवाह है, का निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा के किस बुंदेल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राजा बीर सिंह जूदेव ने। झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में बंगीरा नामक एक बड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इस रणनीतिक किले का निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा साम्राज्य के महान शासक राजा बीर सिंह जूदेव बुंदेला ने करवाया था। बाद में यह मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया और अंततः रानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले से अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में राज्य का सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला कौन से हैं क्रमशः? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए है, बलिया और शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, यह बिहार की सीमा से लगा हुआ है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, यह हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के वितरण के संदर्भ में राज्य के विंध्यन पठारी क्षेत्र, मुख्यतः मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी झांसी में कौन सी मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका निर्माण प्राचीन विंध्यन चट्टानों के टूटने से हुआ और जो लोहे के अंश के कारण पहचानी जाती है? तो ये मिट्टी है आपकी लाल मिट्टी, रेड सॉइल। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी और विंध्यन क्षेत्रों, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से, मिर्जापुर, सोनभद्र में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड लौह तत्वों की अधिकता के कारण होता है। यह मिट्टी रेतीली और कम उपजाऊ होती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें मुख्य रूप से चना, तिलहन, ज्वार और बाजरा जैसी दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों के संदर्भ में राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, जो मुख्य रूप से मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा आदि जिलों में 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है और विशेष रूप से बारहसिंगा के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी और यह मेरठ, बिजनौर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और अमरोहा जिले में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से राज्य पशु बारहसिंगा और गंगा डाल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि ललितपुर में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में तीव्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नोएडा 1976, गीडा 1989, बीडा 1992 और लीडा 2005। तो इनमें एक आपका सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? तो वो आपका सी, बीडा है, 1992। नोएडा यानी कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976 में हुई। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1989 में गोरखपुर क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए की गई थी। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1989 में हुई थी, ना कि 1992 में। इसका मुख्य उद्देश्य भदोही के कालीन उद्योग को बढ़ावा देना था। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में फलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के लखनऊ जिले का मलिहाबाद क्षेत्र मुख्य रूप से आम की किस विशिष्ट और भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किस्म के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दशहरी। लखनऊ जिले के मलिहाबाद तहसील दशहरी आम की खेती का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे इसकी अनूठी मिठास और स्वाद के लिए जाना जाता है। मलिहाबादी दशहरी आम को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है और इसे विदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात किया जाता है। लंगड़ा आम वाराणसी का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों और ओडीओपी योजना में सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध राज्य का कौन सा जिला अपने सदियों पुराने विश्व स्तरीय कांच उद्योग और कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह जिला है आपका फिरोजाबाद। चूड़ियां विवाहित महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, जिसके कारण इसको सुहाग नगरी कहा जाता है, क्योंकि यह विशाल उत्पादन में इनका उत्पादन करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फिरोजाबाद को कांच के उत्पादों के लिए
मान्यता प्राप्त है? मुरादाबाद पीतल के लिए और कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पन्नों में किस प्रख्यात महिला राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ने 1963 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था, जिससे वे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये कौन थी? ये थी आपकी सुचेता कृपलानी जी। अक्टूबर 1963 में वे चंद्रभानु गुप्ता के बाद उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी है। तो कभी प्रश्न ये भी पूछेगा कि जो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो वो उत्तर प्रदेश की कौन सी मुख्यमंत्री थी? तो ये चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर था, क्योंकि वे पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गहराई से विचार करें। इसकी स्थापना मूल रूप से 1866 में आगरा में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी, जिसे 1869 में प्रयागराज इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। यह वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसकी एकमात्र खंडपीठ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन पूर्णता सत्य है? तो पूर्णता कथन सत्य जो है वो है आपका डी ऑप्शन 1, 2 और 3। कथन एक सत्य है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी और 1869 में इसे इलाहाबाद प्रयागराज लाया गया था। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक ही आधिकारिक खंडपीठ है जो राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। पूछा गया है कि जनवरी 2026 में जारी आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस कालीन व हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिले में एक अत्याधुनिक यार्न प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो यह है आपका मिर्जापुर। जनवरी 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक नए और आधुनिक यार्न प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय बुनकरों और कालीन निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रसंस्कृत धागे की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी। यार्न का अर्थ है धागा। ये कदम मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों के ओडीओपी उत्पादों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए वार्षिक राज्य बजट का सटीक कुल आकार कितना है? तो यहां पर आपसे तारीख भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी एक परीक्षा में तारीखें पूछी गई थी। तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 9,12,696.35 करोड़। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से लगभग 12.9% अधिक है। इस भारी भरकम बजट परिव्यय में 43,565 करोड़ से अधिक की राशि केवल नई योजनाओं और प्रस्तावों के लिए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर लक्षित किया गया है? तो यह लक्षित किया गया है 3% पर। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण 2026-27 के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी के 3.0% पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। रुपयों के संदर्भ में यह राजकोषीय घाटा लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए आकलित किया गया है। यह वित्तीय अनुशासन का प्रतीक है, क्योंकि यह राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित 3% की मानक सीमा के ठीक अनुरूप है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के संदर्भ में भारत का प्रमुख भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है, जो चीनी उत्पादन में यूपी की अग्रणी भूमिका में सहयोग करता है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है।
गन्ने की नई किस्मों के विकास और उन्नत खेती तकनीकों पर शोध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में की गई थी। यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण और रामसर स्थलों के संदर्भ में प्रसिद्ध सूर सरोवर, जिसे स्थानीय लोग कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, राज्य के किस जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी आश्रयणी है या पक्षी अभ्यारण्य है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर आगरा। सूर सरोवर या कीठम झील उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। एक खूबसूरत मानव निर्मित झील है और पक्षी अभ्यारण्य है। यह प्रवासी स्थानीय पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियों का घर है। यहां एक भालू बचाव केंद्र भी संचालित है। पारिस्थितिकी महत्व को देखते हुए वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। वर्तमान में यूपी में 13 रामसर साइट है, या 12 लिखा है जो कि गलत है। कुल 13 रामसर साइट है वर्तमान में, यह ध्यान रखिएगा। तो आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हो, या यूपी के अन्य किसी एग्जाम की जहां पर भी आपसे कंप्यूटर और यूपीजी के पूछा जाता है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। थ्योरी होगी, एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे और वन लाइनर्स होंगे, और ये पीडीएफ्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। एक बार आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा के आपसे पल्ला नहीं झाड़ा जाएगा, आपको लगातार ये पीडीएफ्स उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, सकारात्मक रहिए। मेहनत का परिणाम मिलता है, तो मेहनत को अपनी बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।